जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अगुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। दोस्तों, आज क्वेश्चन सेट के रूप में मैं आप लोगों के लिए झारखंड में भूमि संबंधी कानून जो है और जिससे जेपीएससी पीटी में आपके टोटल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 नहीं प्लस 2 12 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। यहाँ से संबंधित प्रावधानों को हम लोग देखेंगे और उनके सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज का क्लास में मैं जो बताऊंगा वो बताऊंगा आपको पूरा एसपीटी के बारे में, जहां आपको लगभग जो भी क्वेश्चन मिलेंगे 20-25 क्वेश्चन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनकी धाराओं को याद करना आपका काम होगा। मैं केवल आपको डिस्कस करके बताऊंगा वो क्या चीज़ है। ओके, तो चलिए आज के क्लास का शुरू करते हैं। आज का क्लास शुरू करते हैं जिसमें एसपीटी का सारे नियमों को मैं बताऊंगा। सबसे पहले संक्षिप्त में हम लोग देखेंगे कि एसपीटी एक्ट क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। 2 मिनट उसमें चर्चा करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे प्रश्नों की ओर, ठीक है। तो तैयार रहिए दोस्तों। देखिए, ये ऐसे तो यहाँ जो भूमि संबंधी कानून है उसमें से हम लोगों को क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किन किन चैप्टरों से। पहला तो हो गया कि आपका जो सीएनटी एक्ट है उसके आधार पर, दूसरा हो गया एसपीटी के आधार पर, और तीसरा हो गया पेशा कानून। और फिर आप सभी को पता है और एक 1869 में एक कानून आया था उसके बेस पे, और सामान्य जानकारी इससे संबंधित, ठीक है। इन सभी में से टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं एसपीटी के बारे में आज चर्चा कर रहा हूँ, तो एसपीटी को ही लेकर बात करता हूँ। संथाल परगना में एसपीटी एक्ट लागू किया गया था, ठीक है। कब लागू किया गया था? आपका 1949 में लागू किया गया था, 1 अप्रैल 1949 को, 1 अप्रैल 1949 को। तो ये 1 अप्रैल 1949 को लागू कर दी गई। उसके बाद ये किसके तहत लागू किया गया था? ये 1937 में एक कमेटी बैठी थी 1937 में, उसके अंतर्गत इस कानून को लाया गया था। अब इसमें क्या किया गया? टोटल प्रावधान किए गए, उसमें टोटल 9 अध्याय लिख दिए गए। 9 अध्याय, टोटल अध्यायों की संख्या कितना हो गया? 9 हो गया। और इसमें अनुच्छेदों की बात करें, मतलब यहाँ धारा की बात करें, धारा यहाँ कानून होता है, तो धारा जो हो गया वो टोटल दिए गए हैं 71, ठीक है। इन्हीं में से सब आता है, जितने भी सारी चीज़ें वर्णित है। अब एक एक करके धीरे धीरे यहाँ पर देखते हैं। इसके जो टोटल 9 अध्याय हैं उसको थोड़ा सा आप दिमाग में बैठाइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या लिखा गया है? प्रारंभिकी है। इसके मुख्यतः 3 धाराओं में ये विभक्त किया गया है, 1, 2 और 3, ठीक है। सॉरी, 1, 2 और 4, 3 नहीं है, वो ख़त्म कर दिया गया है। तो 1 में सिंपल सा इसके बारे में लिख दिया गया कि ये कौन सा कानून है, इसका नाम क्या है। उसके बाद फिर 2 में लिखा गया उसके क्षेत्र किधर किधर है। 4 में जो है, 4 धारा 4, हम लोग धारा 4 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो दिया गया है वो धारा इसमें दिया हुआ परिभाषाएं। ये क्या परिभाषा है? ये वैसी परिभाषाएं हैं जो पूरा संपूर्ण एसपीटी एक्ट को क्या करता है, एक तरीके से परिभाषित करता है। वो क्या है ये बताता है, ठीक है। उसमें जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, खास ग्राम। खास ग्राम क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी ग्राम से होता है जो ना तो मूल रैयत होता है और ना उस समय के लिए वहाँ कोई ग्राम प्रमुख होता है, ठीक है, वो खास ग्राम होता है। उसी तरीके से खाली जोत क्या होता है? प्रत्यक्ष जोत या ऐसी जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर गया हो, उसको खाली जोत कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की सारी परिभाषाएं दिए गए हैं। मैं कल एक क्लास लाऊंगा जिसमें पूरा आपको वर्णन करके दूंगा, एक एक अध्याय से जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो कल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए मॉर्निंग सेशन में ही ये चीज़ें ला कर दूंगा। अच्छा, अब अध्याय 2 में आते हैं। तो अध्याय 2 जो है आपका क्या वर्णन करता है? ग्राम प्रधान और मूल रैयत के बारे में बताता है। सबसे पहले उसमें बता दिया कि एसपीटी एक्ट क्या है। उसके बाद अध्याय 2 में बता दिया कि जो उसमें परिभाषाएं जो लिखा गया ना, अध्याय 4 को पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। उसमें ग्राम प्रधान के बारे में बताया है, मूल रैयत के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये सभी को यहाँ पर अध्याय 2 में रख दिया गया। और ग्राम प्रधान और मूल रैयत, इसके लिए टोटल कितने धाराओं का यहाँ वर्णन किया गया है? 5 से 11 तक का धाराओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। जैसे धारा 5 में क्या कहता है? ग्राम प्रधान की नियुक्ति कौन करेगा? तो उपायुक्त करता है, ये सारी बातें उसमें लिखा गया है।
फिर अध्याय 3 आता है। अध्याय 3 में अब जब रेत के बारे में ही यहाँ पर बातें होती है तो रेत के लिए अध्याय 3 को पूरा पूरा दे दिया गया है। तो रेत का जो टोटल धारा है वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ 11 में ख़त्म हुआ तो रेत के लिए 12 से शुरू होगा और ये जाके 26 तक ख़त्म होता है। ठीक है, 26 तक। तो इसमें सब बहुत सारे इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, उसको हम लोगों को देखना है। जैसे धारा 12 कहता है रेतों के वर्ग के बारे में लिखा गया है इसमें। तो यहाँ पर एसपीटी के अनुसार टोटल 3 तरीके का वर्ग होता है रेतों का, वो हमें देखना है। फिर धारा 20 है, इसमें रेत के अधिकार का हस्तांतरण किस तरीके से किया जाता है वो चीज़ लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें रेत के बारे में, उसके अधिकार, उसके हस्तांतरण के बारे में, उसको अगर कुछ अपील करना है और उसका बंदोबस्ती जो किया गया है उसको कैसे हस्तांतरित ले लिया जाएगा वापस, ये इन सभी का वर्णन उसमें किया गया है। फिर अध्याय 4 आता है। अध्याय 4 क्या कहता है? अध्याय 4 कहता है बंजर भूमि एवं खाली जोत की बंदोबस्ती। यहाँ जो मैं अध्याय बता रहा हूँ दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं कि अध्याय 4 में क्या लिखा गया है, अध्याय 3 में क्या लिखा गया है। ओके, तो अध्याय 4 में बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती लिखी गई है। बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती। अगर इसमें धाराओं की बात करें तो यहाँ पर जैसे 26 में ख़त्म हो गया तो धारा 27 से यहाँ पर शुरू होगा और आपका ये थोड़ा लंबा जाएगा, धारा 27 से लेके 42 तक का है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। अगर एक एग्जाम्पल दिया जाए तो यहाँ पर देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, धारा 41। इसमें कहता है कि अगर कोई संथाल परगना में पहाड़िया गांव है, उस गांव में कोई खाली जोत पड़ा हुआ है या फिर बंजर भूमि है, लेकिन फिर भी अगर हम उसको गैर पहाड़ियों को देना चाहते हैं तो हम नहीं दे सकते, उसका बंदोबस्ती नहीं कर सकते, ये धारा 41 कहता है। ये तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं। ओके, तो अध्याय 4 बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती के बारे में लिखा है। अब जब सारी चीज़ों को आप लोग ज़मीनों को बंदोबस्त कर दिए तो भाई जो ज़मींदार है, जो मालिक है ना, जो सरकार है, वो तो लगान वसूल करेगी ना। तो वो लगान के बारे में किस में लिखा गया है? धारा 5 में लिखा गया है, सॉरी अध्याय 5 में लिखा गया है। ठीक है, लगान के बारे में संबंध जो है अध्याय 5 में है। और अध्याय 5 अगर शुरुआत देखते हैं तो 43 धारा से लेके शुरू होता है और 52 तक जाता है। ठीक है, 43 से लेकर 52 तक जाता है। तो ये धारा 43 हो गया। वस्तु के जैसे 43 में लिखा है वस्तु के रूप में लगान वसूल नहीं किया जाता है, वस्तु के रूप में लगान वसूल नहीं किया जाता है। तो इसमें इसी तरीके से वर्णन है। 44 में फिर बताता है कि मनी ऑर्डर के जरिए कर सकते हैं। तो ये सारे लगान के प्रावधान जितने हो सकते हैं वो सारे दिए हैं। लगान कौन बढ़ाएगा, कौन घटाएगा, कब लगान में ब्याज लगेगा, इन सभी का प्रावधान अध्याय 5 धारा 43 से लेके 52 तक में किया गया है। नेक्स्ट है अध्याय 6। इसमें क्या है? कतिपय प्रयोजन हेतु भूस्वामी द्वारा भूमि का अधिग्रहण, है ना। ये भूस्वामी द्वारा भूमि का अधिग्रहण किन कारणों में किया जाएगा, इन सभी का वर्णन जो है धारा 53 में किया गया है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में आ जाता है, तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेंगे। एक ही धारा है चूँकि, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रावधान लिखे गए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। भवन निर्माण तथा अन्य प्रयोजनों से भूस्वामी द्वारा भूमि का अधिग्रहण, जैसे यहाँ पर क्या है, ठीक है, यानी कि कोई भूस्वामी जो है रेत से भूमि फिर से वापस लेना चाहता है, तो किन कारणों से, किन कंडीशंस में ले सकता है। ये देखिए, ये अध्याय 7 जो है न्यायिक प्रक्रिया जो दिया है, इससे तो हर बार एक क्वेश्चन रहता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे। न्यायिक प्रक्रिया का धारा का बात अगर करें तो ये आपका 54 अभी 52 था, एक 53 जो है उसी में घुसा हुआ है। 54 से लेके आप 63 तक देखेंगे, जहाँ पर हम लोग न्यायिक प्रक्रिया का बात करते हैं। जैसे धारा 56 देखिए क्या दिखा है, यहाँ बेदखली का बात करता है, रेत को कब बेदखल कर दिया जाएगा उसकी भूमि से। धारा 57 बात करता है कि अपील कब करेंगे, अगर उपायुक्त दिया है या फिर कोई भी जैसे आयुक्त दिया है कोई आदेश, तो उनके खिलाफ कहाँ पर आप अपील कर सकते हैं, ये सभी का प्रावधान किया गया है। बेसिकली हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, पहले जिला होता है, फिर जिला के बाद अनुमंडल होता है, ठीक है, अनुमंडल उसके ऊपर होता है, फिर अनुमंडल के ऊपर क्या होता है, प्रमंडल होता है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो
अब यहाँ के जो अधिकारी होगा ये जो आदेश देगा उसके ऊपर कर सकते हैं, यहाँ जो आदेश देगा उसके ऊपर कर सकते हैं। और ये अगर कुछ देता है तो राज्य सरकार आता है, तो राज्य सरकार के अधिकारी के पास जा सकते हैं। तो यही साधारण सी बात है, ठीक है। तो उसको हम लोगों को देखना है कौन से धाराओं में क्या क्या लिखा गया है, राइट। अब चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर अध्याय 8 है और अध्याय 9 है। तो देखिए अध्याय 8 जो है परिसीमा का बात करता है, लिमिटेशंस का बात करता है, और लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहता है, तो ये हम देख लेंगे। टोटल एसपीटी से 5 क्वेश्चन होता है, तो एक अध्याय 8 में निहित हो गया है कि अध्याय 7 से निहित हो गया, एक तो आएगा ही और एक धारा 4 से हो गया, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आ गया और 2 क्वेश्चन इधर उधर से आता है। तो ये हो गया लिमिटेशंस की बात, ठीक है, लिमिटेशंस। उसके बाद विविध का प्रावधान। अच्छा, लिमिटेशंस कौन से धाराओं में है ये भी देखना है। तो 3 धाराओं को लिया गया है, 64, 65 और 66, ठीक है। उसके बाद विविध प्रावधान जो है, विविध प्रावधान अब बच गया कितना, 67 से 71 में विविध प्रावधान दिए गए हैं। जैसे अर्थदंड, 67 में जैसे अर्थदंड दिया गया है, जुर्माना लगाया गया है किसके ऊपर, रियायत के ऊपर या फिर भूस्वामी के ऊपर, ठीक है, जमींदारों के ऊपर वो अर्थदंड लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है वो सारे कारणों को देखना है। धारा 69 है कुछ भूमियों के अधिकार के अर्जन पर रोक लगाया जाना, ठीक है, कुछ भूमियों के अधिकार के अर्जन पर रोक लगाते हैं। ये सभी चीज़ें इस तरीके से वर्णित है। तो आइए चलते हैं हम लोग सबसे पहले आज जो है क्वेश्चन सेट को देख लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग जो है कल इसके बाद थ्योरी भी एक एक अध्याय का मैं बता दूंगा, वहाँ से आप देख लोगे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो सारा डिस्कशन हो जाएगा। एक बार आपने क्वेश्चन देख लिया और एक बार आपने उसको पढ़ लिया अच्छा से, तो याद हो जाना है। आप बैठो बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बैठो। देखिए अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, इसमें क्वेश्चनों को देखेंगे। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो एसपीटी एक्ट 1949 है, इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 48 में क्या लिखा हुआ है देखिए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 कितने अध्याय में है, तो अभी हम लोगों ने देखा, इसका आंसर डायरेक्टली कर सकते हैं। ये 9 अध्यायों में लिखा गया है और कितने धाराएं हैं, 72 धाराएं हैं, सॉरी 72 धारा है, मैं 71 धारा बोल रहा था ना, 72 धारा है, ठीक है, याद रखिएगा टोटल 72 धारा ही है, एक धारा मेरे से छूट रहा था। 271 धाराएं वो सीएनटी में है, वहाँ से दिमाग में आ रहा था। चलिए, तो ये सारी बातें मैंने बता दिया है, 72 धाराएं हैं, याद रखिएगा 72 धाराएं हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 49, इसमें है आपका संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निम्न में से किस जिले में लागू नहीं है, किस में लागू नहीं है। तो मैंने कहा संथाल परगना में लागू है, तो संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले हैं, टोटल 6 जिले हैं। उन 6 जिलों को छोड़कर कोई भी जिला में नहीं लागू होता है। तो दुमका तो संथाल परगना में है, पाकुड़ संथाल परगना में है, जामताड़ा संथाल परगना में है, लेकिन चतरा जो है वो संथाल परगना में नहीं आता है। चतरा कहाँ आता है, चतरा आपका उत्तरी छोटा नागपुर पठार में आता है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, इसका जो आंसर होना चाहिए डी होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम समस्त संथाल परगना में लागू होगा, क्या किसी भाग से इस अधिनियम को वापस लिया जा सकता है। ये क्वेश्चन जेपीएससी बैकलॉग का है। तो ऑप्शन ए दिया है, यह राज्य सरकार द्वारा वापस लिया जा सकेगा, ये कभी नहीं वापस लिया जा सकता है। और सी दिया है, विशेष परिस्थितियों में उस क्षेत्र के उपायुक्त द्वारा इसे वापस लिया जा सकता है। ऑप्शन डी दिया है, 2/3 बहुमत से संसद द्वारा वापस लिया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा था, संथाल परगना भूधारण अधिनियम समस्त संथाल परगना में लागू होगा, क्या किसी भाग से इस अधिनियम को वापस लिया जा सकता है। तो बिल्कुल लिया जा सकता है, अगर राज्य सरकार चाहेगा तो इसमें अपने अनुसार किसी क्षेत्र को जोड़ सकता है या फिर किसी क्षेत्र को हटा सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसमें जितने सारे प्रावधान किए गए हैं उसको अवलोकन किया जाएगा, कौन सा क्षेत्र में कौन से जनजातियां वगैरह रह रही है उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, सीएनटी एक्ट 1949 की किस धारा के तहत खास ग्राम
का प्रावधान किया गया है। तो अभी हमने बताया कि ये जो धारा 4 था ना, धारा 4 उसमें डिफरेंट काइंड का डेफिनेशंस वगैरह दिए गए हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा मेरा? धारा 4 हो जाएगा। ठीक है, धारा 4 में खास ग्राम के बारे में बताया गया है और अभी मैंने बताया भी उसको। क्वेश्चन नंबर 52, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार खाली जोत से क्या तात्पर्य है? इसका भी ये भी देखिए क्वेश्चन जेपीएससी 2024 में यानी कि पिछले बार मैं पूछा था। तो इसमें देखिए क्या है, प्रत्यक्ष जोत है, जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर गया है, जोत जिसका उपयोग चारागाह के रूप में होता है, ए और बी दोनों। तो हमने खाली जोत के बारे में यही पढ़ा ना कि प्रत्यक्ष जोत होना चाहिए और या फिर जोत जिसका कोई भी रैयत नहीं बचा है, उसका उत्तराधिकारी नहीं बचा है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए इसको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इसमें क्या दिया है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत खास ग्राम का तात्पर्य ऐसे ग्राम से है जिसमें ऑप्शन ए लिखा है कोई मूल रैयत नहीं है, बी लिखा है कोई मुखिया नहीं है, सी लिखा है ए और बी दोनों, और डी लिखता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो खास ग्राम को परिभाषित किया गया है उसमें मुखिया तो नहीं ही है, ठीक है, पहला चीज, और दूसरा यहाँ पर कोई मूल रैयत भी नहीं है, तभी तो ये खास ग्राम है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है, एसपीटी एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ दिखाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्या कहता है? एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 5, देखिए धारा 5 किस में आएगा? अध्याय 2 में आएगा। ठीक है, ये सारे दिमाग में आना चाहिए। ये अध्याय 2 में आएगा। तो अध्याय 2 क्या बात कर रहा था? ग्राम प्रधान के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है अध्याय 5 के तहत ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन ए है स्थानीय प्रशासन द्वारा, बी है गांव के मतदाताओं द्वारा, सी है उपायुक्त द्वारा, डी है राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधित्व के द्वारा। तो जितने सारी नियुक्तियां होती है बेसिकली आपने क्या देखा है, अगर कहीं कोई अपवाद है तो छोड़ दिया जाए तो उसमें कौन करता है? उपायुक्त करता है, चाहे सीएनटी एक्ट हो चाहे एसपीटी एक्ट हो, राइट। तो यहाँ उपायुक्त इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें और एक बात याद रख लीजिएगा, जो ग्राम प्रधान का नियुक्ति जो करेगा ना वो उस पे आवेदन जो देगा रैयत और जमींदार ही देगा कि यहाँ पर ग्राम प्रधान नहीं है, इसका नियुक्ति कर दिया जाए, तो उपायुक्त के पास। उसके बाद क्या होगा, जब ये चुनाव होगा तो वहाँ पर कम से कम 2/3 रैयतों का बहुमत चाहिए, उसको 2/3 रैयतों का बहुमत चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 55, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 5 फिर से वही बात कर रहा है, ग्राम प्रधान के जमाबंदी रैयतों में कम से कम कितने रैयतों की सहमति से उपायुक्त ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा? तो पिछला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में मैंने तो बता दिया, उसमें क्या चाहिए था? 2/3 बहुमत चाहिए था, 2/3, 75% के आसपास तो उसको चाहिए ही चाहिए। हाँ, 2/3 मतलब कितना हो गया? 66% ना, तो इतना आपको चाहिए ही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 56 में, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार एक चारागाह भूखंड का प्रयोग बंदोबस्त खेती हेतु किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है उपायुक्त की अनुमति से, बी दिया है यदि आवश्यक है तो ग्राम प्रधान की अनुमति से, सी दिया है कभी नहीं, और डी दिया है ए और बी दोनों। तो इसमें जो प्रावधान किया गया है दोस्तों, ये धारा 38 के तहत किया गया है, अध्याय 4 में धारा 38 के तहत किया गया है, और उसमें ये लिखा गया है कि कभी नहीं कर सकते। कोई चारागाह भूमि है, भूखंड है, तो उसका बंदोबस्ती हम लोग नहीं कर सकते, कोई उसका आदेश नहीं दे सकता है। ठीक है, और ये हम लोग अध्याय 4 में पढ़ेंगे, अध्याय 4 में, ठीक है, जहाँ पर लिखा हुआ बंजर भूमि और उसकी बंदोबस्ती। ठीक है, अध्याय 4 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, अध्याय 4 के तहत धारा 38 में प्रावधान ये किया गया है, नहीं कर सकते हम लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी जमीन का मूल रैयती जोत समझा जाएगा? ये धारा 5, धारा 8, धारा 7, धारा 10। तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें आंसर होगा आपका धारा 10। ठीक है, धारा 10, यहाँ पर देखिए धारा 10,
तो हमने देखा था कि अध्याय 2 जो है उसमें ये सभी बातें ग्राम प्रधान और मूल रैयत के बारे में लिखा गया है, वहाँ नहीं छूना है। धारा 10 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। एक मिनट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 10। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखना है। अच्छा, इसमें एक धारा 11 भी याद रखिएगा, आप आज ही बता देता हूँ, कल तो मैं बताऊँगा। धारा 11 इसमें जो है आपका किसका प्रावधान किया गया है, ग्राम प्रधान के पास एक विशेष अधिकार होता है, उसमें पैसा जमा होता है, उसका नाम क्या है यार ठीक है, तो उसमें पैसा जमा होता है, तो उसका पैसा जो है बिना उपायुक्त की अनुमति के वो खर्च भी नहीं कर सकता है, ठीक है। धारा 11 वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इसमें क्या है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत निम्नलिखित में से कौन एक रैयत के वर्ग में नहीं आता है। ऑप्शन ए है निवासी जमाबंदी, बी है गैर निवासी जमाबंदी, सी है नई रैयत और डी है एक रैयत जिसे ग्राम प्रधान द्वारा अधिकृत किया गया हो। तो यहाँ पर देखिए, ये भी जेपीएससी बैकलॉग का ही क्वेश्चन है। तो हमने बताया था आपको थोड़ा देर पहले कि इसमें जो है 1949 एसपीटी एक्ट में टोटल 3 तरीके का वर्ग रेत के वर्ग हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये आंसर हो जाएगा, एक रेत जिसे ग्राम प्रधान द्वारा अधिकृत किया गया हो उसको रेत के वर्ग में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, पहले मुझे पढ़ाने दो बेटा, फिर आप लिखोगे बाद में, ठीक है। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार धारा 14 में वर्णित आधारों पर रैयत के बेदखली के कितने दिनों के अंदर आवेदन दाखिल किया जा सकेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 14 के बारे में बात कर रहा है ना, वर्णित आधारों पर रैयत के बेदखली का बात कर रहा है, ठीक है। रैयत को बेदखल करना है तो कितने दिनों के अंदर आपको आवेदन देना पड़ेगा। आपने किसी रैयत को ज़मीन दे दिया, फिर चाहते हैं कि नहीं उसको हटा दिया जाए, तो ऑप्शन ए है 6 महीना, बी है 1 साल, सी है 2 साल और डी है 3 साल। तो इसमें जो प्रावधान किया गया है वो 1 साल के लिए किया गया है। आपको 1 साल के अंदर जो है रैयतों का जो है बेदखली के लिए आवेदन करना पड़ेगा, राइट, ये चीज़ है। तो ये धारा 14 में ही लिखा गया है, धारा 14 में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम के अनुसार रैयत के अधिकार का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा जब तक कि हस्तांतरण का अधिकार अभिलेख में उल्लेखित ना हो, लेकिन दान दिया जा सकता है, ठीक है। किसको दान दिया जा सकता है, पहला है बहन एवं पुत्री को उपायुक्त की अनुमति से, बी है भाई एवं बहन को उपायुक्त की अनुमति से, सी है ए और बी दोनों को, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, सी वाला। दोनों को ही हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। भाई एवं पुत्री को दे सकते हैं उपायुक्त के आदेश से, भाई और बहन को भी दे सकते हैं, राइट, बहन और पुत्री और भाई एवं बहन। ये हो गया आपका इसमें हस्तांतरण करने वाली जो बात है उसके अकॉर्डिंग आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ये क्या है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 की किस धारा में यह कहा गया है कि एक रैयत को अधिकार है कि वह अपनी ज़मीन पर भवन बना सके, ठीक है। तो 5 क्वेश्चनों में तो 2 क्वेश्चन लगभग ऐसा होगा जिसमें आपको धारा से संबंधित आंसर करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है धारा 17, धारा 18, धारा 19 और धारा 20। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है, रैयत को अधिकार होगा कि अपनी ज़मीन पर भवन बना सके, ठीक है। तो ये हम लोग जो रैयत के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा, तो ये उसी का पार्ट है। यहाँ पर जो आंसर होगा धारा 3 अध्याय 3 धारा 18 में ये चीज़ लिखी गई है। ओके, समझ में आया बात, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 62। एसपीटी एक्ट 1949 के तहत अध्याय 3 के प्रावधान के संबंध में कौन सही है, रैयतों की भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार, बी है रैयतों को बेदखल नहीं किया जाएगा, सी है भवन निर्माण संबंधी रैयत के अधिकार और डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसमें क्या है, अध्याय 3 है। अध्याय 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रावधान संबंध में कौन सही है बोल रहा है, तो सभी के सभी सही है। इसमें तो ये लिखा हुआ है रैयत के भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार जो है अध्याय 3 में ही लिखा गया है। फिर रैयतों को बेदखल नहीं किया जाएगा, इसका भी बिना उपायुक्त के आदेश के ये भी लिखा गया है। फिर भवन निर्माण संबंधी अभी तो हम लोगों ने देखा कि धारा 18 में इससे संबंधित
प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरीके से अध्याय 3 में ये सभी हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ों को लिखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती पट्टे के जरिए किए जाने का प्रावधान निम्न में से किस धारा के अंतर्गत है? ऑप्शन ए है धारा 27, धारा 28, धारा 29 है, धारा 30 है। तो 63 बंजर भूमि की बंदोबस्ती के पट्टे के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ बंजर भूमि के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं? अध्याय 4 में पढ़ते हैं। अध्याय 4 में इसी के बारे में दिया गया है ना, बंजर भूमि और उससे संबंधित बंदोबस्ती की बातें। तो अध्याय 4, तो यहाँ पर अध्याय 4 जो है हमने जो देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि धारा 27 से जो स्टार्ट होता है इसमें लिखा हुआ है ये, ठीक है, बंदोबस्ती की पट्टे के जरिए किया जाता है और जो पट्टा होगा ना उसके 4 प्रतियाँ होगी, ये सारी चीज़ें लिखा गया। अच्छा, यहाँ लिखा है, ठीक है, इसकी 4 प्रतियाँ तैयार होगी जिसमें एक उपायुक्त को, एक रैयत को, एक भूस्वामी को तथा एक ग्राम प्रधान या मूल रैयत को दी जाएगी। ओके, ये है। तो दोस्तों अभी तक आप मेरा वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। अच्छा, इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर जो अध्यायवार मैंने धाराएं बताया ना, वैसा आप कॉपी में लिख लेंगे 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यायवार आपको धारा याद रखने से सारी चीज़ें याद होती है, जैसे संविधान आप लोग पढ़ते हैं उसी तरह इसको भी पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 33 के तहत कितने वर्षों के अंदर बंजर भूमि की बंदोबस्ती को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी? अभी ये तो बात रहेगी ही, अध्याय 4 का ही बात है ये, ठीक है। अब बंजर भूमि हमने दे दिया, अब उसको आबाद करना था, आपको उसमें खेती बाड़ी कुछ करना था, जो भी करना था, भवन बनाते जो भी कुछ करते वो आपने किया नहीं किया तो कितने सालों तक नहीं करेंगे तो उसका बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वहाँ पर दिया हुआ है धारा 33 में 5 वर्षों तक, ठीक है। 5 वर्षों तक अगर आपने ऐसा नहीं किया है एसपीटी एक्ट की धारा 33 के तहत तो फिर आपको बंदोबस्ती हटा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत द्वारा अपनी जमींदार, ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को डाक मनी ऑर्डर द्वारा जोत का लगान चुकाया जा सकता है? ओके, तो ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था। इसमें देखिए धारा 45 है, धारा 46 है, धारा 47 है, धारा 48 है। तो इसमें आंसर तो धारा 45 हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि जमींदार, ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को डाक मनी ऑर्डर के द्वारा जो है हम लगान चुका सकते हैं, उसको वस्तु के रूप में नहीं चुकाया जा सकता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ओके, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 66। इसमें संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? दंड का प्रावधान ऑप्शन ए है धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70। ओके, तो इसमें संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 की धारा 67 के अंतर्गत जो है दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 67 ये कहाँ चला जाएगा? उसमें विविध वाला में चला जाएगा, ठीक है। विविध वाला सेक्शन जो है एकदम लास्ट वाला अध्याय 9 का बात कर रहा है, अध्याय 9 में चला जाएगा। यहाँ अध्याय 8 तो लिमिटेशंस का बात करता है, अध्याय 9 जो है विविध के बारे में बात करता है, वहीं पर अर्थदंड के बारे में लिखा गया है 67 में, धारा 67 में। अच्छा, इसमें और एक बात क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति को अगर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, ये कब लगाया जाता है? जब रैयत अपना भूमि का बंदोबस्ती जो किया है उसके आधार पर वो काम नहीं करता है, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ कर देता है, तब उस पर ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। और अगर वो उस चीज़ में गड़बड़ियाँ और करता जा रहा है, मतलब अपराध जारी है, तब फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रतिदिन जो है 5 रुपये तक का जुर्माना उसमें ठूस सकते हैं। उस टाइम 5 रुपये का जुर्माना जो है बहुत होता था दोस्तों, ठीक है ना। एक दिन में 5 रुपया यहाँ है, बहुत ज़्यादा है वो, लेकिन अभी के समय तो कुछ भी नहीं है। एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में खाली होल्डिंग तथा बंजर भूमि गैर पहाड़ियों के साथ बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है? ये प्रावधान किस में किया गया? थोड़ा देर पहले ही बताया मैंने, धारा 40, धारा 41, धारा 42 और धारा 43। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, धारा 41 में इस बारे में लिखी गई है, ठीक है, धारा 41 में, ये भी अध्याय 4 का ही बात है। ओके, अध्याय 4 में ही ये लिखी गई है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन एसपीटी में पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है और तैयार करना है सारी चीज़ें, ठीक है।
68 नंबर क्वेश्चन, एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 52 के तहत यदि कोई जमींदार या उसका अभिकर्ता अपने रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत के देय लगान के अतिरिक्त वसूल करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, दंड तो देना ही चाहिए भाई, आपने रैयत से ज़्यादा लगान के अतिरिक्त क्यों पैसे लिए, ठीक है। तो ये धारा 52 में लिखे गए हैं। तो धारा 52 में लिखे गए हैं तो उसमें क्या सज़ा दिया गया? ऑप्शन ए है 6 माह की साधारण कैद, 500 रुपये का अर्थदंड, ए और बी दोनों, और 9 माह का कठोर दंड। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर जो आंसर होना है 6 माह की साधारण कैद दिया जाता है, या फिर 500 रुपये का अर्थदंड दिया जाता है, या फिर दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो एसपीटी एक्ट की धारा 52 के तहत यदि कोई जमींदार या उसका अभिकर्ता अपने रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूल करता है तो उसे 6 माह की साधारण कैद, 500 रुपये का अर्थदंड, या फिर दोनों प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। ये धारा 52 में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयती भूमि के विनिमय से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इसमें क्या है, धारा 23 दिया है, धारा 24, धारा 25, धारा 26। तो संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयती भूमि की विनिमय यानी कि हस्तांतरण का बात करता है? तो हस्तांतरण का बात किस में करता है? धारा 23 में बात करता है। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 की धारा 23 में रैयत भूमि के विनिमय से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। इसके तहत भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाले कोई भी रैयत उपायुक्त को लिखित आवेदन दे सकता है, लेकिन देखो खुद से नहीं कर सकता, उपायुक्त का आदेश लेना पड़ेगा, और उपायुक्त अपने विवेकानुसार इसकी अनुमति दे सकता है, ठीक है। ओके, ये बाध्य नहीं है उपायुक्त। उसका क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, निम्न में से कौन सा अध्याय न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है? अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 9। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से तो क्वेश्चन आएंगे, तो अध्याय 7 हो जाएगा न्यायिक प्रक्रिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में किस धारा के अंतर्गत अपीलों के परिसीमा का प्रावधान है? तो अपीलों के अगेंस्ट जो है लिमिटेशंस रखा गया है, ये किस में वर्णित है, ये आपको ध्यान देना है। धारा 50, धारा 64, धारा 66, धारा 71। ओके, तो यहाँ पर देखिए, आप अगर लिमिटेशंस के बारे में देखे हैं, उसका अध्याय को देखे हैं और फिर साथ में उसके धाराओं को याद किए हैं, तो तुरंत बन सकता है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो जाएगा, धारा 66 हो जाएगा। धारा 66 के अंतर्गत अपीलों के लिए परिसीमा का प्रावधान किया गया है। थोड़ा धारा 66 देख लीजिए क्या लिखा गया है। धारा 57 के तहत नियुक्त न्यायाधिकरण या आयुक्त के समक्ष किसी आदेश के विरुद्ध अपील आदेश की तारीख से 90 दिनों के भीतर की जाएगी, और उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष किसी आदेश के विरुद्ध अपील आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर की जाएगी। ये दोनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला क्या था कि अगर आप नियुक्त कोई न्यायाधिकरण है या आयुक्त है, ओके, उसके समक्ष अगर अपील करना चाहते हैं तो आपको 90 दिनों का टाइम मिलता है। ओके, और अगर उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष किसी आदेश के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं तो आपको 60 दिनों के भीतर करना पड़ता है। आयुक्त के पास 90 दिनों के अंदर, आयुक्त के पास 90 दिनों के अंदर, और उपायुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी के पास 60 दिनों के अंदर। मतलब छोटा जगह में जो है छोटा दिन मिला है और बड़ा जगह में बड़ा दिन मिला है, यही बात है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में कौन सही सुमेलित है? धारा है, प्रावधान है। धारा 37 दिया है, धारा 47, धारा 57, धारा 67, ठीक है। तो यहाँ पर धारा 37 लिखता है रैयत का मवेशी चराने का अधिकार दिया है, ये सही है। रैयत वाला जो चैप्टर है अध्याय 3 उसी में ये सारे लिखा गया है। फिर धारा 47 बोलता है प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखना अनिवार्य है। नहीं, यहाँ पर किसके बारे में बात करता है? धारा 47 यहाँ पर लगान के बारे में बात करता है, ठीक है, लगान। फिर धारा 57 क्या है? उपायुक्त और उपसमाहर्ता पर नियंत्रण। नियंत्रण नहीं है यहाँ पर, अपील वाला दिया है, अपील, ठीक है, अपील कर सकते हैं वो वाला दिया है यहाँ पर, अपील। और धारा 67 दिया है बेदखली के मुकदमों के लिए, मतलब इसमें अभी तो पढ़े हम लोग, अर्थदंड वाला बात है इसमें, अर्थदंड, ठीक है, विविध वाला सेक्शन में। 5 मिनट्स बेटा, 5 मिनट्स, उसके बाद होगा। 73 के अकॉर्डिंग क्या है? धारा 14, देखिए धारा 14 है, धारा 10 दिया है, धारा 21 दिया है, धारा 22 दिया है, तो आपको इनके प्रावधानों को सम्मिलित करना है। धारा 14 में क्या है? रैयत को बेदखल नहीं किया जाना उपायुक्त के आदेश से, ये धारा 14 में लिया हुआ।
फिर धारा 10 में क्या है, किसी जमीन का मूल रेती जोत समझा जाना, बिल्कुल सही है, यही है मूल रेत के बारे में यहीं पर प्रावधान है ना, अभी थोड़ा क्वेश्चन भी बनाया था हम लोगों ने। धारा 21 क्या है, गैर आदिवासी रेत द्वारा रेत भूमि का हस्तांतरण। तो यहाँ पर कोई गैर आदिवासी है लेकिन और उसको जो है अपना रेत भूमि का हस्तांतरण करना है तो कैसे करेगा, ये धारा 21 में है। धारा 22 क्या कहता है, रेत द्वारा न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दिया जाना। ठीक है, यानी कि वो जब अक्षम हो जाता है खेती बाड़ी करने के लिए रेयत, तो अपनी भूमि को तरह तरह के प्रावधानों के अंतर्गत देता है खेती का बाड़ी करने के लिए किसी और को कुछ समय के लिए। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है धारा 22 में। उसके लिए कंडीशंस भी हैं कि रेत जो है अपंग हो गया है, उसके पास बैल कृषि करने के लिए हल ये सब नहीं है। ठीक है, ये सब कंडीशंस वहाँ लिखे गए हैं, कल हम लोग बहुत अच्छे से उसको देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, इसमें भी इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए धारा दिया हुआ है, प्रावधान दिया हुआ है, सॉरी यहाँ परिभाषा है ये खास ग्राम। तो खास ग्राम जो है क्या होता है, खाली जोत क्या होता है, जमींदार कौन होते हैं, जोत क्या होता है, ये धारा 4 का जो हाँ धारा 4 का जो परिभाषाएं हैं उसको यहाँ पर पूरा पूरा लिखा गया है। तो देखिए सब एक जगह ही किया हुआ है, तो यहाँ पर मिलाने की जरूरत नहीं है। खास ग्राम जो है वह ग्राम जहाँ ना तो मूल रेत होता है और ना उस समय के लिए कोई ग्राम प्रमुख होता है, उसको हम लोग खास ग्राम कहते हैं। खाली जोत जो है प्रत्यक्त भूमि होती है और रेत बिना उत्तराधिकारी छोड़ कर मर गया होता है, उसको हम लोग खाली जोत कहते हैं। जमींदार मूल रेत से भिन्न व्यक्ति होता है, जिसे लगान पाने का अधिकार होता है, वो जमींदार कहलाता है। फिर जोत क्या होता है, वह भूखंड समूह जो रेत का होता है ना, उसको हम लोग जोत कहते हैं। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और अगर बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार अधिसूचना SPT 1949 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। कारण है इस अधिनियम की कोई बात संधारण परिणाम में लागू किसी अन्य विधि को प्रभावित नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल सही है दोनों, ठीक है, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है ये कि 1949 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। ठीक है, तो ये वाला आप आंसर कीजिएगा, दोनों ही सही है, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट भी नहीं कर रहा है, दोनों आप अपने आप में सही है। ठीक है, तो आपने देख लिया दोस्तों कि SPT में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आज का, ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक तो बनता है दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, तो हम लोग कल SPT एक्ट का एक एक धाराओं को थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे, इंपॉर्टेंट धाराओं को, सभी अध्याय के इंपॉर्टेंट धाराओं को देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।